अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई अच्छी हो रही है जी स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी तक आप लोग जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टडी किया, आप लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी किया, एंगुलर एक्सीलरेशन किया, ठीक है। तो आप लोग सर्कुलर मोशन को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन का कॉज क्या है, सर्कुलर मोशन क्यों हो रही है। तो सर्कुलर मोशन एक फोर्स की वजह से हो रही है, नाम है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब जो है हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को स्टडी करेंगे। ये नोट करें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अपीयर होता है बोर्ड में तो ये जिस तरह से लिखा हुआ है आपने ऐसे ही लिखना है। इसके अलावा और डिटेल जो है मैं टॉपिक के एंड पे बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कौन कौन सी फोर्सेस कब कब सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही होती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन दायरे के सेंटर की तरफ कैसे होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स में किसी बॉडी का पाथ सर्कुलर कैसे बनता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर एंगुलर उसका लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन क्या है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का काइनेटिक एनर्जी की टर्मों में फार्मूला क्या है, मोमेंटम की टर्मों में फार्मूला क्या है, एंड सो ऑन। इस तरह की डिफरेंट वेरिएशन भी स्टडी की जाएगी। लेकिन अगर ये लॉन्ग सवाल आता है तो पहले हम इसको एज इट ही फॉलो करेंगे, उसके बाद बाकी की वेरिएशन वीडियो के दरमियान में या एंड पे कहीं मैं बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्री मतलब टूवर्ड सेंटर और पिटल मींस अट्रैक्टिव, यानी कि ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को मजबूर करती है और उसे सर्कुलर पाथ पे मूव करवाती है, ऐसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो इसको सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेंटर सीकिंग फोर्स, ये इसका दूसरा नाम है। तो सबसे पहले आप जो है फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे, और वो बॉडी जो है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है। तो आप लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ये पढ़ा कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है तो वो उसी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती रहेगी अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी कि इसकी डायरेक्शन और इसकी वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी जब तक इसके ऊपर बैरोनी फोर्स ना लगे। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो इस लम्हे इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो इसका जो स्ट्रेट पाथ है बच्चों वो इस तरफ होगा। अब इसके ऊपर फोर्स लगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो इस वक्त जो है वेलोसिटी इस लम्हे इस तरफ है, तो अब ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करना चाहती है। अब इसके ऊपर फिर जो है फोर्स लगी तो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई, तो इस लम्हे जो है टेंजेंट इस तरफ बनेगा। तो इसी तरह अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो लगातार उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी फोर्स लग रही है जो उसके स्ट्रेट पाथ को बेंड कर रही है कर्व पाथ में। यहां फोर्स लगी तो ये सीधे पाथ पे जाना चाहती थी, फोर्स लगी तो ये वेक्टर बेंड होके इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये फोर्स इस पाथ पे जाना चाहती थी, फिर फोर्स लगी तो बेंड होके इधर हो गया। तो ऐसी फोर्स जो कंटिन्यूसली बॉडी के ऊपर लग रही है और बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है, ऐसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले आप पेपर में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फोर्स रिक्वायर्ड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ द बॉडी इनटू सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप ये फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला है बच्चों Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसे सर्कल में मूव करवाने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा चाहिए। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड ज्यादा है तो उसे सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा चाहिए। अगर बॉडी को ऐसे सर्कल में मूव करवाना है जिसका रेडियस ज्यादा है तो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कम चाहिए, एंड वाइस वर्सा। तो उसके बाद आपने हेडिंग देनी है, एक एग्जांपल लिखनी है। तो एग्जांपल तो बहुत ज्यादा है, वो मैं आपको टॉपिक के एंड पे भी बताऊंगा। सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों कोई नई टाइप की फोर्स नहीं, नेचर में जो फोर्सेस मौजूद हैं उन्हीं में से ही कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है। चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है। तो अगर आप वहां उसकी वेलोसिटी और उसके फार्मूलाज को या डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करना चाहते हैं तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूला को सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूला के इक्वल रखेंगे और आगे जो भी उसकी स्पीड निकालनी है आप निकाल सकते हैं।
इसी तरह कभी कभी फ्रिक्शन की फोर्स सेंटीमीटर फोर्स का रोल प्ले करती है। आप स्टीयरिंग से जब सर्कुलर पाथ पे गाड़ी घुमाते हैं तो वहां फ्रिक्शन की फोर्स सेंटीमीटर फोर्स का रोल प्ले करती है। तो अगर आप जो है वहां पे उसकी स्पीड वगैरह या कोई दूसरा पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर फाइंड करना चाहते हैं तो आप फ्रिक्शन की फोर्स का जो फार्मूला है उसे रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स के फार्मूले के इक्वल रखे और आगे जो है कैलकुलेशन किया करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है तो वहां इलेक्ट्रिक फोर्स सेंटीमीटर फोर्स का रोल प्ले कर रही है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड या कोई ऐसा कोई भी उसके अंदर पैरामीटर निकालना चाहते हैं तो आप जो है कूलम फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स और सेंटीमीटर फोर्स के फार्मूला को इक्वल रख के कैलकुलेशन किया करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो वहां मैग्नेटिक फोर्स सेंटीमीटर फोर्स का रोल प्ले करती है। आप लोगों ने डेथ वेल का नाम सुना होगा, मौत का कुआं। तो वहां बाइकर क्या है वो वाल्स के ऊपर गाड़ी चलाता है तो वहां नॉर्मल फोर्स जो है वो सेंटीमीटर फोर्स का रोल प्ले करती है। और इस तरह बेशुमार एग्जांपल्स बनती हैं जो मैं इस टॉपिक के एंड पे आपको बताऊंगा भी। तो फिलहाल अभी आप लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इतना टाइम नहीं होता, पेपर में ये 5 नंबर का आता है तो आप इतनी एग्जांपल ही लिखना शुरू कर दें। तो एक एग्जांपल काफी है, आप लिखेंगे द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये एग्जांपल लिख देंगे। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने इस फार्मूले को एक्सप्लेन करना है। इसकी हेडिंग लगानी है एक्सप्लेनेशन की या डेरिवेशन की हेडिंग भी आ सकती है। तो आप कंसीडर करेंगे जिसमें आप इस एक्सप्लेनेशन में आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें एक बॉडी है जिसका मास m है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसका रेडियस r है। पॉइंट A के ऊपर उसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट v1 है और B पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट v2 है। और A से B जब उसने आई है तो उसने S डिस्टेंस कवर किया है डेल्टा t टाइम में और इसने रेडियाई के साथ जो एंगल बनाया है वो थीटा है। तो ये सारी बातें जो है हम स्टडी करते हैं। तो देखें, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m है, बॉडी का कंसीडर कर ली कि कैसी स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। ये बड़ी अहम बात है, यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो रही है। आगे जाके बताऊंगा कि यूनिफॉर्म स्पीड ही क्यों ली। पाथ बच्चों कैसा है सर, बॉडी का सर्कुलर पाथ है और जिस सर्कल में मूव कर रही है उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस बच्चों r है। ठीक है, एट पॉइंट उसकी वेलोसिटी, एट पॉइंट A उसकी वेलोसिटी क्या है v1 और पॉइंट B पे उसकी वेलोसिटी क्या है v2। तो ये देखें A पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v1 है और B पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v2 है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कर्व पॉइंट या सर्कुलर पाथ में जब भी वेलोसिटी बतानी है या आमतौर पे कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है तो हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो A पॉइंट पे टेंजेंट इस तरफ है, तो टेंजेंट एक ऐसी सीधी लाइन है जो कर्व या सर्कल के एक पॉइंट को टच करके सीधा गुजर जाती है। इधर भी ये टच करके सीधा गुजर गई। तो B पॉइंट पे वेलोसिटी या टेंजेंट इस तरफ है। तो इसने A से B जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया है, S डिस्टेंस कवर किया है। तो ये देखें कवर डिस्टेंस S, A से B आते वक्त कितना डिस्टेंस कवर किया है S और कितने टाइम में किया है डेल्टा t। तो सबसे पहले ये मैंने पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है, आप थ्योरी की एक लाइन लिखेंगे प्रॉपर तरीके से जिसमें आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। आप कहेंगे कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with uniform speed. At point A its velocity is v1 which is along tangent and at point B its velocity becomes v2 by covered a distance s in time interval delta t as shown in the figure। तो उसके बाद आप लोग ये फिगर बना देंगे। तो फिगर बनाने के बाद जो है बच्चों आप देखें v1 A पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या है बच्चों v1 और B पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है v2। तो मुझे बताएं क्या ये दोनों वेलोसिटीज इक्वल हैं। देखें वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी और दो वेक्टर तब इक्वल होते हैं जब वो सेम डायरेक्शन में हो और उनकी लेंथ भी सेम हो। यहाँ भी इन वेक्टर्स की लेंथ तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। ये वेक्टर इधर जा रहा है, ललियानी में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है इक्वल वेक्टर्स नहीं है। तो हम कहेंगे v1 वेक्टर इक्वल नहीं है v2 वेक्टर के वजह डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आगे जाके बताऊंगा, स्पीड कैसी लेनी है यूनिफॉर्म। तो जो पॉइंट A के ऊपर बॉडी की स्पीड है वही इधर है। तो मान लीजिए A पॉइंट पे उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ भी 10 है। अगर यहाँ कोई पॉइंट मानते हैं यहाँ भी 10 है, यहाँ मानते हैं यहाँ भी 10 है, यहाँ मानते हैं यहाँ भी 10, तो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन लगातार बदल रही है। सर्कुलर पाथ में कोई और चीज चेंज हो ना हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन जरूर बदलती है।
बड़ी अहम बात, सर्कुलर पाथ में कोई और चीज चेंज हो ना हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। यहाँ वेलोसिटी इस तरफ है, यहाँ वेलोसिटी इस तरफ है, यहाँ वेलोसिटी इस तरफ है, एंड सो ऑन। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदलेगी। उस वेलोसिटी के बदलने, डायरेक्शन बदलने से एक एक्सीलरेशन पैदा होगा जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यही मैंने यहाँ बताया हुआ है कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल तो नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड इनकी इक्वल है, v1 इक्वल है v2 के, और फिर जब इक्वल ही है तो नाम क्यों डिफरेंट दें, एक ही नाम दे देते हैं v, क्योंकि सेम स्पीड है, जो स्पीड इधर है वही स्पीड इधर है, और वही सर्कल के हर पॉइंट पे स्पीड सेम है। याद रखिएगा, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसमें 3 तरह के पॉसिबल एक्सीलरेशन हो सकते हैं। नंबर 1 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नंबर 2 एंगुलर एक्सीलरेशन, और नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हमेशा रजिस्टर करता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो यही मैंने लिखा हुआ है, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ इट मे हैव टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो अब ये वाला एक्सीलरेशन कब होगा, ये कब होगा और ये कब होगा? जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो 3 तरह के पॉसिबल एक्सीलरेशन हो सकते हैं। पहला सुनिए, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एग्जिस्ट ओनली व्हेन स्पीड इज चेंजिंग। अगर इसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो एक एक्सीलरेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो फिर ये एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा कौन सा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जिसकी डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होगी, यानी कि जिस तरफ ये वेलोसिटी है इसी वेलोसिटी की तरफ at होगा। अगर यहाँ पे बॉडी इसकी वेलोसिटी जो है इस तरफ है तो फिर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी इसी तरफ होगा। ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ स्पीड मान ले 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ कहीं 50 है, यहाँ कहीं 60 है, तो लगातार स्पीड चेंज हो रही है। अगर स्पीड की वैल्यू चेंज हो तो तब एक एक्सीलरेशन अलोंग टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, और वो कौन सा है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। लेकिन हमारे यहाँ केस में हमने स्पीड मानी है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड तो चेंज हो नहीं रही, इसका मतलब है कि ये वाला एक्सीलरेशन इस सिचुएशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमने इसकी तरफ जाना भी नहीं है। ओके, इस सिचुएशन में यूनिफॉर्म स्पीड के केस में ये एक्सीलरेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब आते हैं जरा इस तरफ, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी कि अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो तो एक्सीलरेशन जो एग्जिस्ट करेगा वो है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो बच्चे मुझे बताएं, आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अब आर रेडियस वो है ही कांस्टेंट, और v भी आपने कहा है, ये v भी क्या है? सेम है, यानी कांस्टेंट है। तो v भी चेंज नहीं हो रहा तो r भी चेंज नहीं हो रहा, तो ओमेगा भी चेंज नहीं होगा। अब ओमेगा चेंज नहीं होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। अब एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है अल्फा भी नहीं होगा। अब मुझे बताएं कि बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदल रही है सर्कुलर पाथ में, बिल्कुल। तो डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदली, उस वेलोसिटी के चेंज की वजह, यानी कि डायरेक्शन के चेंज की वजह से जो एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो यही हमने कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने लिखा है, ऑलवेज एग्जिस्ट इफ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब देखें बच्चों, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? हम लोगों ने फोर्स फाइंड करनी। कौन सी फोर्स फाइंड करनी है? हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है, अगर मैं जनरल बात करूं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, तो इधर एफ सी लगा देंगे, इधर भी सी लगा देंगे। तो देखें, जिस बॉडी को आप सर्कल में घुमा रहे हैं उसका मैथ तो पता होगा ना, तो एम हमारे लिए नाउन है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या पता होना चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अगर तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू है, वो इधर लगाएं तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। तो हमारा मेन टारगेट अभी क्या है? हमारा मेन टारगेट है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना। जब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगा तो हम उसको m से मल्टीप्लाई करके सेंट्रीपिटल फोर्स बता सकते हैं। तो देखें, बहुत सिंपल है। तो मैंने क्या बोला? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल ही होगी। कैसे होती है बताएंगे। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज गिवन एज, आपने पढ़ा हुआ है, एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब बच्चे आपने इसकी वैल्यू लगानी है और इसकी वैल्यू लगानी है। तो सबसे पहले हम जिसकी मर्जी वैल्यू पहले निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने चूंकि पहले डेल्टा टी की वैल्यू निकाली है, क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू निकालना आसान है। तो देखिए, आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है, बॉडी ए से बी आई है डेल्टा टी टाइम में, तो आप लिखेंगे बाय कवर डिस्टेंस एस, तो आप लिखेंगे एस इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ से टी जब निकालेंगे तो टी क्या आएगा? एस अपॉन वी, एस अपॉन वी, और टी के साथ मैंने डेल्टा टी लगा दिया, क्योंकि ए से बी आते वक्त
डिस्टेंस तो एस कवर हमने उसने किया है जो हमने माना है, लेकिन टाइम इंटरवल को कितना लगा है डेल्टा टी, तो इधर आ गया डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की बच्चों इधर वैल्यू लगाएंगे, जब इधर वैल्यू लगी तो एस अपॉन वी आ गया। अब देखें ये एस अपॉन वी ऊपर जाके क्या बनेगा वी अपॉन एस, तो डेल्टा वी जो है एज इट आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया, इसको बी का नाम दिया। तो अभी आपने देखें डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है। अगर आप लोगों के पास डेल्टा वी की वैल्यू आ जाती है तो आप इधर पुट करें, आपके पास सेंटीमीटर एक्सीलरेशन आएगा। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन की वैल्यू बच्चे इधर पुट करें, सेंटीमीटर फोर्स आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, इसको बी का नाम देके भी छोड़ देना है। अब आप जो है थ्योरी की एक दो लाइंस लिखेंगे जिसमें आप लिखेंगे नाउ वी ड्रा अ ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ज्वाइनिंग द वेक्टर्स v1 एंड v2 एज शोन इन द फिगर बिलो। तो ये वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप दोबारा सुन लीजिएगा। इस v1 वेक्टर को मैं इधर ले आया और इस v2 वेक्टर को प्लेन में इधर ले आया। आपको पता है वेक्टर्स को पैरेलल प्लेन या स्पेस में कहीं भी मूव करवाया जा सकता है। कंडीशन ये है कि उनकी मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, उनकी डायरेक्शन चेंज ना हो। तो मैंने इस वेक्टर को यहां से मूव करवा के इधर ले आया और इस वेक्टर को यहां से मूव करवा के इधर ले आया, और ये तीसरी जो है इस यहां से एक और वेक्टर इधर को लगाया जिसका नाम दिया है डेल्टा वी। तो अब एक बात सुनिए ध्यान से, इसको नाम क्या दिया ट्राइंगल को पी क्यू आर। तो लाइन ऑफ थ्योरी की क्या लिखेंगे, नाउ वी ड्रा अ ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ज्वाइनिंग द वेक्टर्स v1 एंड v2 एज शोन इन द फिगर बिलो। आगे ये आपने डायग्राम बना देना है। अब बच्चे बात सुने, अगर आप गौर करें ये दो साइड्स हैं और आपस में एंगल कितना बना रही हैं थीटा। इस साइड के ये वाली लाइन क्या है परपेंडिकुलर, और इस साइड के ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर। तो अगर दो लाइनें आपस में एंगल थीटा बनाएं तो उनके जो परपेंडिकुलर हैं वो भी आपस में एंगल थीटा बनाते हैं। ये मैट्रिक लेवल का थ्योरम है। आई रिपीट, अगर दो लाइनें आपस में एंगल थीटा बनाएं तो उन लाइनों के जो परपेंडिकुलर होते हैं, जो कि यहाँ v1 और v2 है, वो भी आपस में एंगल थीटा बनाएंगे। तो v1 और v2 में एंगल है थीटा। अभी इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इधर सुने। ये आपने पेपर में नहीं करना, पेपर में आपने डायरेक्ट कहना है अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या है थीटा है। अब इसको सुने लो बच्चे, इधर देखें, हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये ब्लू लाइन है। देखें इस लाइन के परपेंडिकुलर वो जो होता है जो इस लाइन के साथ कितना जाविया बना रही है 90 डिग्री का। तो ये अगर दो लाइनें आपस में एंगल कितना बना रही है थीटा, और ये क्या है परपेंडिकुलर 90। अगर ये 90 डिग्री है ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो सपोज करें ये एंगल है, सपोज करें ये एंगल है 50 डिग्री और ये कितना है 90 डिग्री। तो मुझे बताएं फिर ये तीसरा कितना होगा, तीनों का सम कितना है 180। तो ये कितना है 50 और ये 90, टोटल कितना होगा 140। तो 180 से 140 निकाल दें, बाकी बना 40 डिग्री। तो ये ऊपर वाला 40 डिग्री है। तो मान लो अगर ये एंगल थीटा है, ये कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ऊपर वाला एंगल आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तीनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। करके देख लें, इन तीनों को सम करें, क्या 180 आता है, माइनस थीटा और प्लस थीटा कट जाएंगे, 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज है, दो लाइनें एंगल थीटा बना रही है, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है बच्चे, तो ये वाला कितना होगा, ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। कंकरेंट एंगल इक्वल होते हैं। तो अब देखें, मुझे तो रेड लाइन और ब्लू लाइन में एंगल निकालना है, क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर ये रेड लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये ब्लू लाइन है। तो इन लाइन, अगर ये लाइनें आपस में एंगल थीटा बना रही है तो इनके परपेंडिकुलर जो कि ब्लू लाइन और रेड लाइन है, ये भी तो एंगल थीटा बनाएंगे। तो मुझे ये एंगल निकालना है। ठीक है, मुझे ये एंगल निकालना है। अभी कहीं इसको एक्स कह दें, मुझे ये एंगल निकालना है। तो आप देखें, हमें ये एंगल निकालना है, इसको एक्स कह दें। तो देखें, मुझे बताएं अगर मैं यहां से यहां तक मूव करता हूं, एंगल कितना आएगा 180 डिग्री। भाई इसी लाइन से दोबारा घूम के इसी लाइन पे आ जाए तो 180 डिग्री। तो क्या करूंगा, ये जो तीनों एंगल हैं x 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा, तीनों को ऐड करके 180 की इक्वल रखूंगा। तो ये देखें, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल है x और ये अगला कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा। तीनों को ऐड कर दिया, इक्वल किसके रखा 180 डिग्री के, क्योंकि यहां से यहां तक ये सारा, भाई ये सारा एंगल कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री की इक्वल रख लिया। अब देखें 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री,
और ये एक्स एजिट और ये माइनस थीटा और ये 180 डिग्री एजिट। अब देखें बच्चों, ये प्लस का 180 डिग्री उधर जाके माइनस का 180 डिग्री, अब ये दोनों कट गए तो वो जीरो आ गया, माइनस थीटा उधर जाके प्लस का थीटा। तो जो एक्स हमने सपोज किया था वो कितना निकला बच्चों, ये एक्स कितना आ गया थीटा, और ये थीटा की किसमें है, रेड लाइन और ब्लू लाइन में। मतलब इन अगर दो लाइनें एंगल थीटा बनाई तो उन लाइनों के परपेंडिकुलर जो कि रेड लाइन और ब्लू लाइन ये भी एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। तो ये मैंने यहाँ आपको जो है प्रूव भी कर दी है। तो आपने पेपर में ये चीज नहीं करनी, पेपर में ये चीज नहीं करनी, ये तो एक्स्ट्रा मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखें अगर ये दो लाइनें एंगल थीटा बना रही हैं तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है, तो ये दो लाइनें भी एंगल कितना बनाएंगी, थीटा ही बनाएंगी। क्लियर। अब देखें अगर आप गौर करें ये दो ट्राइंगल यहां बन रही है, एक ट्राइंगल है ओ ए बी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो इसकी भी दो साइड्स इक्वल हैं, V1 और V2, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना, इधर बताया है V1 इक्वल है V2 और V, ठीक है। और ये दो साइड्स इक्वल तो है, एंगल थीटा बना रही हैं, ये दो साइड्स भी आर ये भी एंगल थीटा बना रही हैं। अब देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल ये बन गई है, एक ट्राइंगल ये बन गई है, इसकी दो साइड्स और इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ये भी एंगल थीटा बना रही है, ये भी एंगल थीटा बना रही है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ओ ए बी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो आप कहेंगे hence the ratio between any two sides of triangles will be equal because of both triangles are similar to each other। तो आप कहेंगे कि इसकी कोई दो साइड्स की रेशो, इस ट्राइंगल ओ ए बी की कोई दो साइड्स की रेशो और इस ट्राइंगल की कोई दो साइड्स की रेशो आपस में इक्वल होगी, क्योंकि बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल टू ईच अदर, और ऐसे ट्राइंगल्स को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो देखें इसकी दो साइड्स इक्वल एंगल थीटा, इसकी भी दो साइड्स इक्वल एंगल थीटा, तो ये है बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यही थ्योरी की आप एक लाइन लिखेंगे इसके नीचे, ट्राइंगल OAB एंड PQR, ट्राइंगल PQR आर आइसोसेलेस ट्राइंगल, hence the ratio between any two sides of triangles will be equal because of both are similar to each other। ओके, उसके बाद देन आप लोगों ने क्या करना है, थीटा के सामने इसकी साइड क्या है, डेल्टा V, वो लिख ली, और कोई एक साइड लिख लें, है ही बराबर तो कोई एक, V1 लिखें या V2 लिखें, मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल हैं। यहाँ वेक्टर सिंबल नहीं लगाने, सिमिलैरिटीज रूल्स में वेक्टर सिंबल नहीं लगाते, हम मैग्नीट्यूड्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो थीटा के सामने इसकी साइड है डेल्टा V और कोई एक साइड ले ली जो कि V1 लिखें, वो भी V की इक्वल है, और V2 भी किसकी इक्वल है, V की इक्वल है, एक रेशियो ये आ गई। अब इस ट्राइंगल OAB से भी थीटा के सामने वाली साइड लें AB, थीटा के सामने वाली साइड क्या है AB, और कोई एक साइड ले लें, दोनों ही आर है, दोनों ही आर है, ठीक है। तो इधर आर आ गया और आपस में ये क्या है, ये इक्वल है। अब बड़ी अहम बात, चूंकि बॉडी डेल्टा टी टाइम में ए से बी गई है, ए से बी गई है, अगर ये टाइम इंटरवल बहुत 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 छोटा हो तो ये बी पॉइंट इसके ए के बहुत क्लोज होगा। इन दैट केस ये जो आपको कर्व नजर आ रही है आर्क ए बी, इसकी लेंथ इस रेड लाइन के इक्वल हो जाएगी। मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, इधर देखें बहुत आसान है, ये सर्कल है बच्चों, तो सपोज करें ये ए पॉइंट है, तो अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो बी पॉइंट इसके बहुत क्लोज होगा, तो मान ले वो ये है। तो इस सूरत में मैं आपको कहूं ए से बी बॉडी के कितना डिस्टेंस कितना गया एस, और तो मैं आपको कहूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है ए बी, रेड लाइन, तो बच्चों इसके दरमियान रेड लाइन भी तो उतनी ही बनेगी। तो उस सूरत में आर ए बी यानी कि ये जो कर्व है ए बी और ये रेड लाइन आपस में इक्वल होंगे। तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं कहूंगा इफ टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल सच दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 देन ए बी इक्वल होगा आर्क लेंथ के, और आर्क लेंथ एस के इक्वल है। तो आप इस फार्मूले में डेल्टा वी ओवर वी एज इट आ जाएगा, इक्वल वैसे ए बी की जगह एस आ गया और नीचे आर। अब यहां से डेल्टा वी निकालने, क्योंकि डेल्टा वी यहां हमने निकालना, डेल्टा वी निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये बी इधर डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये बना। अब ये जो डेल्टा बी की वैल्यू है ये बी में पुट करें इसकी जगह, तो बी ओवर एस एज इट आ जाएगा, और हमारे पास इसकी जो वैल्यू है ये क्या है एस अपॉन आर इंटू बी, एस अपॉन आर इंटू बी। तो यहाँ पे ये कटिंग हो रही है, कर दें एस से एस कट गया, तो बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आर।
तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकल आया है। ठीक है, अब हम लोग इसकी वैल्यू इधर पुट करेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी। लेकिन उससे पहले आप इस फार्मूले के नीचे थ्योरी के का भी लाइन लिखेंगे, और वो क्या है, आप इसकी डायरेक्शन को इसकी डायरेक्शन बताएंगे दायरे के सेंटर की तरफ है। किस तरह है ये सुन ले। देखिए बच्चों, ट्राइंगल है ओ ए बी, तो इसकी ये साइड इसके परपेंडिकुलर है। देखिए बच्चे, ये जो इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल की साइड है, इस ट्राइंगल की ये साइड क्या है V1, ये V1 इसकी इस ट्राइंगल की साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, और इसकी जो दूसरी साइड है V2 वो इस ट्राइंगल की साइड के ऊपर OB के ऊपर परपेंडिकुलर है। देखिए V1 जो है ये परपेंडिकुलर है OA के ऊपर, और V2 जो है ये परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल की साइड OB के ऊपर। देन इसकी जो तीसरी साइड है, इस ट्राइंगल की तीसरी साइड AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। आई रिपीट, ये पॉइंट दोबारा सुन लें कि डायरेक्शन दायरे के सेंटर की तरफ कैसे बनती है। बच्चे दो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की जो साइड है V1 वो इस ट्राइंगल की साइड OA के परपेंडिकुलर है, और इस ट्राइंगल की जो साइड है V2 वो इस ट्राइंगल की साइड OB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो फिर इसकी तीसरी साइड, इस ट्राइंगल की तीसरी साइड AB के ऊपर, जो कि रेड लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो आप थ्योरी की ये लाइन लिखेंगे, आप कहेंगे हियर V1 जो V1 वेक्टर जो है V1 इज परपेंडिकुलर on line OA and V2 is perpendicular on line OB, then delta V also perpendicular to line AB and its direction and it directed towards the center of circle, and its then acceleration also directed towards the center of circle। तो ये लाइन आप लिखेंगे, मैं एक दफा दोबारा बोल देता हूं। if V1 vector या V1 vector is perpendicular to line OA and V2 vector is perpendicular to line OB, then delta V also perpendicular to line AB and it is directed towards the center of circle, and centripetal acceleration also directed towards the center of circle, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन दायरे के सेंटर की तरफ होगी। आसान लफ्जों में बच्चे ये देखें, ये साइड है वो इस साइड के परपेंडिकुलर है, और ये जो साइड है वो इस साइड के परपेंडिकुलर है। तो इसकी जो तीसरी साइड है इस ट्रायंगल की तीसरी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अब तीसरी साइड में कौन है, डेल्टा V। तो डेल्टा V अगर इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, जिसकी डायरेक्शन किधर है, दायरे के सेंटर की तरफ है, तो जिस तरफ डेल्टा V होता है, जिस तरफ डेल्टा V होता है, डेल्टा V की डायरेक्शन जिस तरफ हो, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी उस तरफ होती है, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जिस तरफ होती है सेंटीमीटर फोर्स भी उसी तरफ होती है। ठीक है, तो ये भाई आपका ये जो वेक्टर है ये वाला डेल्टा V की डायरेक्शन दायरे के सेंटर की तरफ होगी। ये देखें दायरे के सेंटर की तरफ, और ये पूरा सिस्टम जब ये बॉडी मूव करती है पूरा सिस्टम भी रोटेट कर रहा होता है, और डायरेक्शन डेल्टा V की हर दफा दायरे के सेंटर की तरफ बन रही होती है। अब जो है हम लोग यहाँ से कुछ रेज करेंगे और उसके बाद इस फार्मूले को यहाँ पुट करेंगे और सेंटीमीटर फोर्स का बाकी आगे डेरिवेशन करते हैं। अब हम स्टडी करते हैं सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का जो फार्मूला है उसे पुट करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ में, और वहां से हासिल करते हैं सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन हम लोगों ने अभी भी निकाला है v²/r। तो न्यूटन सेकंड लॉ आप लोगों को पता है F = m में, यहाँ सबस्क्रिप्ट में इधर भी c लगाया है इधर भी c लगाया है, क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो AC की वैल्यू क्या निकली है, v²/r। तो ये जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला बन जाएगा mv²/r। आप लोगों ने v = r भी पढ़ा हुआ है, ये भी हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा है, v = r। लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन। तो अगर आप सेंटीमीटर फोर्स का यहाँ जो वेलोसिटी निकली है ये लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, या लॉन्ग टेंजेंट जो स्पीड थी बॉडी की ये वो है। तो अगर आप अगर आप ये लीनियर स्पीड को एंगुलर स्पीड में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप पुट करेंगे v = r। तो v की जगह जब r पुट करेंगे, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ गया और नीचे r है, तो r का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, और अब ये r स्क्वायर से कट गया तो क्या आया mr²। तो ये फार्मूला बन गया। अगर आप गौर करें इस फार्मूले में और इस फार्मूले में, ये फार्मूला है लीनियर स्पीड का, सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला है विद लीनियर स्पीड, और ये भी सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला है लेकिन विद एंगुलर स्पीड। इस फार्मूले में पता चल रहा है कि जो है रेडियस ऑफ द सर्कल अगर बढ़ाएंगे तो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स क्या है, कम हो जाएगी, तो इनवर्स रिलेशन है। लेकिन इस फार्मूले में अगर आप देखें
तो अगर रेडियस ऑफ द सर्कल बढ़ाएंगे तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ज्यादा हो जाएगी। अब कौन सा फार्मूला ठीक है, तो आंसर है दोनों ही ठीक है। लेकिन अगर आप इस फार्मूले की बात करते हैं तो इसमें आपने बॉडी की जो स्पीड है और जो बॉडी का मैस है, चूंकि हम लोग जब भी दो क्वांटिटीज के दरमियान हम लोग रिलेशन देखते हैं तो बाकी सबको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, बाकी सब पैरामीटर्स को कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पे मैस भी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है। तो चूंकि स्पीड बॉडी की कांस्टेंट है तब ये फार्मूला वैलिड है। अब एक ही बॉडी की बात हो रही है तो मैस तो कांस्टेंट रहेगा। तो हम कहेंगे कि अगर बॉडी की लीनियर स्पीड कांस्टेंट हो तब रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स का रेडियस ऑफ सर्कल के साथ इनवर्स रिलेशन है। और अगर आप इसकी बात करें तो अगर बॉडी की एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो तो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स का रेडियस ऑफ सर्कल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब अगर आपको पता है कि सेंटीमीटर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब इनकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो हेडिंग देंगे नीचे ही इन वेक्टर फॉर्म। तो देखें ये बना m ओमेगा स्क्वायर और ये क्या है, ये r को मैंने वेक्टर बना दिया, ठीक है, यानी कि पोजीशन रेडियस वेक्टर इसको बोलेंगे। और साथ में क्या है माइनस, नेगेटिव इस वजह से है। देखें आप लोग अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो इधर बात करते हैं, ये सर्कुलर पाथ है बॉडी का। तो इसमें अगर आप किसी भी पॉइंट पे बॉडी की अगर पोजीशन बतानी है, सपोज बॉडी इधर है, तो आप इधर से क्या ड्रा करेंगे, एक पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे r। तो अब मुझे ये बताएं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है। हम लोगों ने प्रीवियस अभी देखा है सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। तो वो वेक्टर जो उसका बनेगा वो इसके ऑपोजिट बनेगा। तो आप देखें दोनों वेक्टर्स क्या हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, यानी कि रेडियस वेक्टर और सेंटीमीटर फोर्स का वेक्टर ऑपोजिट है, नेगेटिव इस वजह से आया है। तो एक वेक्टर फॉर्म ये आ गई है। तो क्या इस फार्मूले की वेक्टर फॉर्म नहीं लिख सकते, आंसर है लिख सकते हैं। इस फार्मूले की वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है इस फार्मूले की। अगर आपने इस फार्मूले की वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो यहाँ आप यूनिट वेक्टर लगा देंगे और इस तरह वेक्टर सिंबल। तो ये वाला जो फैक्टर है सारा, ये वाला ये मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रहा है और साथ क्या है यूनिट वेक्टर। तो ये जो है इस फार्मूले की वेक्टर फॉर्म बच्चों यहाँ तक है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस यूनिट वेक्टर को मैंने इक्वल रख लिया वेक्टर, यानी कि इसका जो वेक्टर है r रेडियस वेक्टर डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड। तो अब ये r से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा r स्क्वायर और साथ में क्या है पोजीशन वेक्टर। तो अगर आपको जो है रेडियस वेक्टर दे दिया जाए जो कि बॉडी की पोजीशन बता रहा होगा कि फलां जगह पे रेडियस वेक्टर सर्कुलर पाथ में इतना है, तो स्पीड भी बता दी जाए, बॉडी का मैस भी बता दिया जाए और आपसे कहा जाए कि रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स बताएं और वो फोर्स जो है वेक्टर फॉर्म में निकालें, तो फिर आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको जो है एंगुलर स्पीड दे दी जाए और रेडियस वेक्टर पूछा जाए और बॉडी का मैस दिया जाए, तो आपने अगर वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो फिर आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो ये दोनों वेक्टर फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट जो है इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं, पहले इधर आ जाए। देखिए बच्चों ये हमारी अर्थ है और इसके गिर्द सपोज सैटेलाइट, मून की एक सैटेलाइट है, तो कोई दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हो सकता है। तो ये सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है, तो सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन होगी जमीन के सेंटर की तरफ। तो अगर रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल है तो ये मून जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंटीमीटर फोर्स का रोल प्ले कर रही है। तो अगर आपने बाकी पैरामीटर्स हासिल करने हैं लाइक इसकी स्पीड या कोई और पैरामीटर, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले को इक्वल पुट करेंगे सेंटीमीटर फोर्स के फार्मूले के, जो कि अभी अभी हमने प्रूव किया है mv²/r। तो दोनों को इक्वल रख के आप लोग कैलकुलेशन किया करेंगे। इस तरह के हमारे आगे जो है ना क्वेश्चन आएंगे ऑर्बिटल मोशन के, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी में हम ऐसे ही करेंगे। इसी तरह अगर आप इधर देखें, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो वहां इलेक्ट्रिक फोर्स जो है रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स के अगर इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगा और घूमेगा। तो यहाँ पे अगर आप बाकी पैरामीटर्स हासिल करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स को रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स के फार्मूले के इक्वल रखेंगे और आगे कैलकुलेशन किया करेंगे। ये चीज हम लोग सेकेंड ईयर में जो है ये फार्मूला यूज करते हैं कई जगह पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में ये यूज होता है जब बोहर के मॉडल को स्टडी कर रहे होते हैं। इस तरह इन दोनों रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स को और सेंटीमीटर फोर्स को इक्वल रखेंगे और आगे कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरह जैसे ये मैंने क्या बनाया है, ये डेथ वेल है,
मौत का कुआं, डेथ वेल। अब बच्चे सोच रहे होंगे मौत का कुआं आ गया। मौत का कुआं कभी वो मेले में देखा नहीं है? मेले में मौत का कुआं, अंदर मोटर बाइकर जो हैं वो मोटर बाइक चला रहे होते हैं, तो ये वही बनाया है, ऐसे ही होता है गोल सा। तो यहाँ पे जो है बच्चों नॉर्मल, ये मतलब बनाने का ये बता इस वजह से रहा हूँ कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स का रोल प्ले कर रही है। सपोज करें कि ये मोटर बाइकर है, ठीक है, उसका जो मैस है, सपोज वो यहाँ पे है, उसका मैस है m है, तो मैंने इस तरह दिखा दिया आप लोगों को। आपको पता है ना फिजिक्स में जब भी कोई मैस बताना है तो हम लोग पॉइंट मैस दिखा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली वही मोटर बाइकर है, उसका मैस कितना है m, सेंटर ऑफ मैस को डील करते हैं ना, पॉइंट मैस बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मुझे ये बताएं अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इस सरफेस के क्या कांटेक्ट में है ना, तो नॉर्मल फोर्स इधर लगेगी। तो आप देखें नॉर्मल फोर्स इधर लग रही है, तो यहाँ नॉर्मल फोर्स जो है वो सेंटीमीटर फोर्स का रोल प्ले कर रही है। तो भाई घूमता हुआ नीचे ही आ जाना चाहिए ना भाई, ये बाइकर जो है जो अंदर घूम रहा है, इसे घूमता हुआ ऐसे ऐसे ऐसा नीचे आ जाना चाहिए। तो कोई, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो इसके ऊपर एक्ट कर रही है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। लेकिन यहाँ एक और फोर्स है, वो है फ्रिक्शन की फोर्स। तो फ्रिक्शन की फोर्स क्या है? मोशन की ऑपोजिट होगी ऊपर को। तो अगर फ्रिक्शन की फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा है, तो अगर ज्यादा रखी भी जाती है, ठीक है, उसको कैसे ज्यादा रखते हैं, वो एक फैक्टर होता है कि आपका जो मोटर बाइकर वो अंदर जो बाइक चला रहा था वो एक खास फैक्टर से स्पीड बाइक की ज्यादा रखता है, अदरवाइज बाइक नीचे आ जाएगी। वो फैक्टर आई थिंक होता है स्क्वायर रूट है जी आर अपॉन म्यू। वो उतनी स्पीड अगर उससे उस फैक्टर से ज्यादा स्पीड, स्क्वायर रूट जी आर अपॉन म्यू से ज्यादा स्पीड रखेगा तो वो इधर घूमता रहेगा, नीचे नहीं आएगा। क्योंकि उस केस में फ्रिक्शन की फोर्स क्या है? ज्यादा होती है रिक्वायर्ड, नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स उससे, तो फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा होगी तो आप बाइकर क्या है वो नीचे नहीं आएगा। और नॉर्मल फोर्स उसको क्या है? सेंटीमीटर जिनके सर्कल में घुमा रही है। तो मतलब डेथ वेल में नॉर्मल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स का रोल प्ले करती है। ये जो बार बार मैं रिक्वायर्ड का वर्ड यूज करता हूँ ना सेंटीमीटर फोर्स के केस में, इससे क्या मुराद है ये सुने। मान लो ये अर्थ है और यहाँ कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट या दूसरा मून भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है। तो यहाँ मैंने 3-4 पॉसिबिलिटीज को स्टडी किया है, सुनी। अगर जो है रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल है, यानी कि कम से कम इतनी फोर्स है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम से कम ऑब्जेक्ट के ऊपर इतनी लग रही है कि वो सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर सकता है तो वो यहाँ सर्कल में मूव करेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे उतनी ही फोर्स लगा रही है जिससे उसका पाथ उतना ही बेंड हो रहा है और कंटिन्यूसली बेंड हो रहा है और सर्कल में मूव कर रहा है। लेकिन अगर रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स से ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो है 20 न्यूटन और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 50 न्यूटन लग जाती है, तो अब वो जो है सैटेलाइट को अर्थ जो है खींच लेगी और जो सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट है वो जमीन के ऊपर फॉल कर जाएगा। तो वहां पे यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स से ज्यादा है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल है तो अब वो सर्कुलर पाथ में बॉडी जो है रिवॉल्व करेगी। लेकिन अगर रिक्वायर्ड जो है फोर्स वो सेंटीमीटर फोर्स से कम है तो अब भी बॉडी जो है आप लोगों की बेंड तो करेगी लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में बेंड नहीं करेगी। ये देखें बॉडी बेंड तो हुई है लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट ये वाला है, सर्कुलर ऑर्बिट में बेंड नहीं हुई। तो सर्कुलर अगर ऑर्बिट में बेंड नहीं हुई तो अब ये सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर जो है ये फोर्स ही जीरो हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने रस्सी से पत्थर बांध के घुमा रहा हूं तो रस्सी किसी लम्हे टूट जाती है तो अब जो पत्थर है वो लॉन्ग टेंजेंट मूव कर जाएगा। लेकिन अगर कभी ये फोर्स जीरो हो जाती है तो वो क्या है लॉन्ग टेंजेंट ये मूव कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्स इस लम्हे जीरो हुई है तो इस तरफ लॉन्ग टेंजेंट मूव कर जाएगा और अगर यहाँ कहीं जीरो होती है तो इस तरह लॉन्ग टेंजेंट मूव कर जाएगा। तो इस तरह मैग्नेटिक फोर्स का केस भी डिस्कस हो सकता है और डिफरेंट चीजें भी हैं। अब जरा इस पॉइंट पे आए कि पाथ सर्कुलर कैसे बन जाता है। अब सुने, बॉडी सपोज करें मैंने किसी इंस्टेंट के ऊपर देखा तो मुझे बॉडी की वेलोसिटी ये नजर आई, किसी इंस्टेंट के ऊपर मुझे बॉडी की वेलोसिटी क्या आई, ये नजर आई। अब बॉडी की आपको पता है कि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है और चेंज इस तरह से हो रही है कि उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर रही, उसकी डायरेक्शन और मोशन को चेंज कर रही है, इससे वेलोसिटी चेंज हुई। अब वेलोसिटी का जो चेंज है वो अगर डायरेक्शन और मोशन के परपेंडिकुलर हो, देखें जरा इस लम्हे वेलोसिटी इस तरफ है और वेलोसिटी का जो चेंज है वो सपोज करें किसी लम्हे इधर हुआ है, ये क्या है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। चेंज इन वेलोसिटी अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो मुझे बताएं इनका रिजल्टेंट क्या होगा। क्या इनका रिजल्टेंट ये होगा
अब जो है इस अगर नेक्स्ट किसी इंस्टेंट के ऊपर अब एक्चुअल वेलोसिटी ये है, एक्चुअल वेलोसिटी ये है। अब अगर दोबारा जो है चेंज इन वेलोसिटी इसी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, अब इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा बच्चों, इनका रिजल्टेंट ये बनेगा। अब जो है किसी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी ये है, दोबारा फोर्स लगी, दोबारा फोर्स लगी, दोबारा वेलोसिटी में चेंज आया, और वो जो चेंज है वेलोसिटी का वो दोबारा जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अब जो रिजल्टेंट है बच्चों ये आया है। अब अगर नेक्स्ट किसी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी जो है अब ये है, अब दोबारा चेंज इन वेलोसिटी हुई, तो अब जो है चेंज इन वेलोसिटी कुछ इस तरफ बनी, यानी कि दोबारा मोशन के क्या है, चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। अब आप लोगों का रिजल्टेंट ये बनेगा। अब नेक्स्ट किसी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी यही है, अब चेंज इन वेलोसिटी दोबारा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये नहीं, तो अब रिजल्टेंट जो है ये बनेगा। तो अगर मैं जो है ये कंटिन्यूसली करता रहूं, छोटे छोटे इंस्टेंट पे लेके ये बात करूं, तो आप देखेंगे कि बॉडी का जो पाथ है, अगर आप गौर करें, ये देखें वो पाथ कैसा होना शुरू हो गया है, देखें सर्कुलर पाथ नहीं हो गया, ऐसे इधर कुछ बनेगा, तो पाथ कैसा है, सर्कुलर। ये चेंज इन वेलोसिटी, ये इंस्टेंट टू इंस्टेंट करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है सेंटर की तरफ ही जाएगी। अभी आपको लग रहा है ये तो इधर जा रहा है, बहुत छोटे छोटे इंस्टेंट के ऊपर मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो बहुत छोटे छोटे, यानी कि इधर किया, नेक्स्ट इससे अगले पॉइंट पे करें, फिर उससे अगले पॉइंट पे करें, फिर उससे अगले पॉइंट पे करें, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ बनेगी, सेंटर की तरफ बनेगी। इस वजह से पाथ जो है वो सर्कुलर बनता है। समझ आ रही है बात? लगातार जो है वेलोसिटी चेंज होती है, और वो जो चेंज है वो वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है, और वो उसकी डायरेक्शन किधर होती है, सेंटर की तरफ होती है, यानी इसकी डायरेक्शन जो होती है ना वो कुछ इस तरफ होती है। छोटे छोटे इंस्टेंट के ऊपर करेंगे तो एग्जैक्ट सेंटर पे आएगा, और हर जगह पे जाके ये सेंटर पे, यानी कि हर जगह ऐसे सेंटर पे बन रही होती चीज। अब चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ। और जब ये काम होता रहता है तो पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। अगर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तब पाथ सर्कुलर नहीं रहता, सॉरी तब पाथ सर्कुलर नहीं बनता, तब पाथ आपका स्ट्रेट ही बनता है। और इसमें और चीजें भी काफी डिस्कस हो सकती हैं, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ जी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला वो क्या है, mv² अपॉन r, यही है ना, तो इसको मोमेंटम की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mv इंटू वी ओवर r, तो ये बना pv अपॉन r। तो अगर मैं जो है न्यूमेरिकल बना दूं, आपको स्पीड और मोमेंटम और रेडियस देके आपको कहूँ बताएं सेंटीमीटर फोर्स कितनी है, तो फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे। इसी तरह अगर मैं जो है काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जैसे निकालूं, तो देखें बच्चे क्या बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या बना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, देखें ये दोनों काट जाएंगे, ये दोनों काट जाएंगे, और फिर वही बन जाएगा, ये दोनों काट जाएंगे, फिर mv² अपॉन r बन जाएगा। तो अब ये क्या है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², तो ये हाफ mv², तो ये वाला जो इतना फैक्टर है बच्चों, ये वाला ये किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के, तो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और नीचे क्या आ गया r, और ये है सेंटीमीटर फोर्स। तो अगर मैं आपको काइनेटिक एनर्जी और सर्कुलर पाथ में बॉडी का रेडियस बता दूं, मैं कहूं बताएं वहां सेंटीमीटर फोर्स कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रेडियस बता रहा हूं उस पर डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर फोर्स आ जाएगी। तो इस तरह की चीजें, इस तरह फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, ठीक है, यही बॉडी क्या कर लें, सर्कल में घूम रही है, और इसकी सपोज करें स्पीड जो है, स्पीड भी चेंज हो रही है, तो अब स्पीड चेंज होने की वजह से कौन सा एक्सीलरेशन आएगा,
टेंजेंशियल, और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से कौन सा एक्सीलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल। तो अब नेट एक्सीलरेशन भी निकालना है, तो नेट एक्सीलरेशन निकालने का जो फार्मूला है वो ये बनेगा ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। जब जो आप वेक्टर में करते हैं, आपने वेक्टर में किया हुआ रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। तो ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो ये फार्मूला है, ठीक है। चलें, इतना काफ़ी है। मुझे कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स में पूछना, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और भी चीज़ें काफ़ी डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ को भी देखना है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। चलें, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई सवाल होगा तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।